गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आज जो है हम इंडियन इकोनॉमी के फोर्थ यूनिट के सबसे लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। कल जो हमने बात की थी वो बात की थी हमने फिस्कल सेक्टर्स की, लेकिन जो फाइनेंशियल सेक्टर है ये जो है उसका ही पार्ट है। फाइनेंशियल और फिस्कल दोनों इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है, लेकिन फिस्कल बड़ा है और फाइनेंशियल आपका छोटा है। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे बात देखनी है कि अब तक इंडिया ने कितना प्रोग्रेस किया है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें तो उससे पहले हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट का नज़रिया क्या रहा है, कि जितने भी गवर्नमेंट ने रेगुलेटर अपॉइंट किए हैं कि भी आपको जो है हमारी हर तरह की जो फाइनेंशियल फ्रॉड है या फाइनेंशियल डिस्प्यूट है उसको कैसे आपको हैंडल करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज कह लीजिए या थर्ड पार्टी कह लीजिए या रेगुलेटर कह लीजिए, वो जो है सेटअप किया है। तो सबसे पहले इसमें दो तीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है जो बहुत इसमें लीडिंग काम कर रहे हैं। पहला तो आप देख लीजिए, ये आपका फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, FSLRC, ये वाला FSLC। तो इन्होंने क्या किया था, द FSLC गेव ए ब्लू प्रिंट ऑफ ए लॉ कॉल्ड द इंडियन फाइनेंशियल कोड। ये सबसे बहुत बड़ा कोड ऐसे आप कह सकते हो, IFC, इंडियन फाइनेंशियल कोड, that seeks to transform India's financial law and regulatory function with the goal of addressing market failure in the field of finance। कि ये जो आपका IFC है इसको दो काम करने थे मेन पे। पहला क्या है, इंडिया के जो छोटे बड़े कानून हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, उन सबको जो है नट शेल में डालना है, मतलब उनको इकट्ठा करना है कि जो कोई फालतू का लो है उसे हटा दो, जो छोटे लो है उनको आप मर्ज करके एक बना दो। उस तरह से जो है प्रॉपर गाइडलाइन जो तैयार की गई थी, वो काम किसका था, वो आपका था IFC के हिसाब से, कि आपका जो है इंडियन फाइनेंशियल कोड क्या कहता है, अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाता है तो क्या सिचुएशन है, कोई बैंक करप्ट हो जाता है तो क्या सिचुएशन है, कोई डिफॉल्टर हो जाता है तो क्या सिचुएशन होगी, क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे, क्या रिजल्ट होगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो किसी अकॉर्डिंग सेट होती है IFC के अकॉर्डिंग, इंडियन फाइनेंशियल कोड के साथ। और दूसरा इसका क्या काम था कि मार्केट फेलियर नहीं होने देना है। हमने मार्केट फेलियर के बारे में पहले ही बहुत कुछ पढ़ा है कि मार्केट फेलियर की क्या क्या सिचुएशन है। हम उसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखे थे कि किन वजहों से मार्केट फेलियर होता है। उसमें हमारा एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन था, उसके बाद हमारा मोनोपोली था, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज था, ठीक है, ओपन रिसोर्स मार्केट था, बहुत सारी चीज़ के अंदर पब्लिक गुड्स था। तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से मार्केट फेलियर होती थी। सेम यहाँ पे वही चीज़ है कि आपका जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हुआ है वो क्यों हुआ है, ताकि आपके जो है मार्केट फेलियर ना हो, आपके मार्केट को फेल होने से बचा लिया जाए। तो वो जो हमने पहले 6-7 फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि भाई इन फैक्टर की वजह से जो है हमारी मार्केट फेल हो सकती है, उन सेक्टर्स के या उन फैक्टर्स के लिए ही IFC बना है, इंडियन फाइनेंशियल कोड, और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए गए हैं। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, IFC कोड रेस्ट्रिक्ट 9 एरिया दैट रिक्वायर स्टेट इंटरवेंशन एंड रिफॉर्म्स। कि देखो वैसे तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि मार्केट में जो ऑपरेशन है वो फ्री ऑपरेशन हो, गवर्नमेंट अपनी मर्जी से इंटरवेंशन नहीं करना चाहती है, लेकिन कुछ है चीज़ें जब उनको करना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट जो है कमिटेड है, बाउंड है उन चीज़ों के लिए। तो पहली जो चीज़ यहाँ पे आई है वो उन्होंने लिखा है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसके लिए गवर्नमेंट बाउंड है। फिर है माइक्रो प्रूडेंटल रेगुलेशन, रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, सिस्टमेटिक रिस्क रेगुलेशन, कैपिटल कंट्रोल, मॉनेटरी पॉलिसी, पब्लिक डेट मैनेजमेंट, डेवलपमेंट एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रेडिंग एंड मार्केट अब्यूज। ये सारे जो है मार्केट अब्यूज का आप एक तरह से मोनोपोली पावर कह सकते हो, कि इन सारी चीज़ों के लिए ही IFC बनाया गया था कि इनमें कोई मॉल प्रैक्टिस ना हो, कोई गलत तरीके से कोई काम ना करे। इन 9 एरिया के लिए ही हमारा
जो है फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किया गया था। तो अब आगे बात कर लेते हैं कि हमारे जो है, एक बार ग्रोथ देख लेते हैं कि ग्रोथ कितनी रही है, और ग्रोथ का जो क्राइटेरिया है वो हम देख लेते हैं एक बार। ये टेबल है, इसमें ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी की बात की गई है। इसमें हमने डेटा जो है लेटेस्ट ही लिया है। तो इसमें जो पहली बात हुई है वो हम देखते हैं 2011-12 में, जो ट्रिलियन में है हमारी इकोनमी। इकोनमी का साइज देख लीजिए आप कितना है, ठीक है, 87.4 2011-12 में, और 16-17 में 150 से ऊपर हो गया था ट्रिलियन। डोमेस्टिक सेविंग का ये देखिए 30, यहाँ पे 45। हाउस होल्ड सेक्टर का 20-24। प्राइवेट इसका ये इतना हिस्सा है, पब्लिक का इतना पार्ट था। ये प्राइवेट का जो था हमारा 8.3 था, फिर बढ़ के 18.5 हुआ, यानी बढ़ गया 10%। पब्लिक में उतना इंक्रीज नहीं हुआ, 2.9 से ही जो है 3.6 ही हुआ। फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी इकोनॉमी के लिए, कितनी मशीनरी आई हैं, कितनी इंडस्ट्री सेटअप हुई है, कितनी जो है वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हुई है। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन देखिए 32 से 44.5 हुई है, सेटिस्फैक्ट्री है। उसके बाद फिर इसका पब्लिक पार्ट देख लीजिए, प्राइवेट हमेशा ज़्यादा ग्रो कर रहा है। हाउस होल्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट डेट जीडीपी का 45.1 था 2011-12 में, और इसमें 17 में बढ़ के 74.3 हो गया। अब अगर बात करें इसकी शेयर की, कि शेयर कितना चेंज हुआ था जीडीपी में, तो ये इनका जो है आपके आगे डिफरेंस दिख रहा है, 34 से 30 आ रहा है, फिर आपका 9.612 आ रहा है। तो ये जो है आपका फाइनेंशियल सेक्टर की परफॉर्मेंस दिखा रहा है आपको, कि बैंकों ने कैसा काम किया, ट्रेडिंग ने, स्टॉक मार्केट ने, कैपिटल मार्केट ने क्या क्या जो है इसमें काम किया था। और अब कॉरपोरेट सेक्टर की बात कर लेते हैं कि आपकी जो लाइबिलिटीज है जो कितनी है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड लिया गया है वो 96-97 से लेके 2016-17 का लिया गया है। ये आप कह लीजिए कि 20 साल का ये यहाँ पे डेटा उठाया है। टोटल लाइबिलिटीज देख लीजिए 19.4 थी, 97 तक, 7 तक जो है 84 हो गई, और फिर जो है 352 हो गई। तो बहुत ही मैसिव आप कह सकते हो कि इसका इंक्रीज हुआ है, बहुत ही स्पीड से हुआ है, ऐसा हम इसको ट्रेंड कह सकते हैं। शेयर होल्डर फंड्स ये भी बढ़े हैं, पहले 4.3 थे, फिर 18.5 हुए, फिर 80% के आसपास हुए। बोरोविंग्स डेफिनेटली तो बढ़ेगी, जब आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जब आप ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको लिक्विडिटी भी चाहिए, आपको कैश चाहिए, उन चीज़ों के लिए भी बोरिंग्स में भी काफ़ी इंक्रीज देखने में मिला है आपको। पहले 6 था, फिर 21 हुआ, फिर एकदम से 98.3 हुआ। तो जो 2007 से 17 के बीच का जो आप चेंज देख रहे हो, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है, कि हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में इतना पैसा जो है बोरो किया गया है। क्यों किया गया? क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। बोरिंग फ्रॉम बैंक्स, अब यहाँ पे सोर्स की बात आ जाती है, तो 1.3 था, फिर यहाँ पे 7.5, और फिर यहाँ पे 30। बैंकों का भी देखो कितना शेयर बढ़ा है, फिर जो था हमारा बोरिंग बैंक का था। अब बात कर लेते हैं इंडियन फाइनेंशियली रेगुलेटरी आर्किटेक्चर की। जो हमने रेगुलेटर हमारे गवर्नमेंट अपॉइंट किए हुए हैं फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, उनका क्या क्या काम है। देखो, जो अगर सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं आरबीआई है, कल भी जैसे मैंने पहले बात की थी कि आरबीआई जो है एक तरह से बिग बॉस कह सकते हो, फाइनेंशियल सेक्टर का कह लीजिए, मॉनेटरी सेक्टर कह लीजिए। कहीं ना कहीं यहीं से जो है सारी पॉलिसीज बनती हैं, या यहीं से जो है ऑपरेशन जो है एक दूसरे पे जगह पे ट्रांसफ़र भी किए जाते हैं। तो आरबीआई सबसे टॉप में आता है रेगुलेटरी की बात करें तो इसका इनका काम क्या है? रेगुलेशन ऑफ बैंक्स पहली चीज़, उसके बाद जो है तो पहला काम क्या है आरबीआई का? रेगुलेशन ऑफ बैंक है।
फिर आपका NBFC जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है, उनका जो है उनके जो ऑपरेशन उनको डील करना। डेट मैनेजमेंट फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जो डेट है उनको कैसे मैनेज किया जाए। रेगुलेशन ऑफ OTC ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। उसके बाद करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, शेयर रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स ऑन करेंसी और इंटरेस्ट रेट अंडरलाइंग विद सेबी रेगुलेटर ऑफ कैपिटल कंट्रोल। तो ये जो है इसके लीडिंग फंक्शन आप कह सकते हो जो RBI परफॉर्म करता है। उसके बाद सेबी, कल इसकी थोड़ी बात हुई थी कि सेबी का क्या काम है। तो सेबी का जो पहला काम है वो आपका रेगुलेशन ऑफ इक्विटी स्पॉट एंड डेरिवेटिव। सेकंड है रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, सुनते ही होगा आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। शेयर्स रेगुलेशन ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर एंड करेंसी फ्यूचर विद सेबी, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर ऑपरेशन ऑन द मार्केट विद सेबी रेगुलेट्स कमोडिटी डेरिवेटिव। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे सेबी के है, जो सेबी परफॉर्म करता है। फिर IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA, इनका क्या है, रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस। सीधी सी बात है कि कई बार इंश्योरेंस का तो मैटर ऐसा है कि जहाँ पे जो है हमारा डिस्प्यूट ज़्यादा होता है। तो इंश्योरेंस का भी जैसे मैं बता रहा था कि इंश्योरेंस के सेक्टर में डिस्प्यूट बहुत होता है, क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि इंश्योरेंस जब कोई करता है तो पहले जो बातें होती है और जो क्लेम करते वक्त उनके जो एटीट्यूड होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो कई बार जो है कंज्यूमर काफ़ी परेशान हो जाता है और वो जो है कहीं पर उसकी कंप्लेंट करना चाहता है कि मुझे जो है इंश्योरेंस वालों ने चीट किया है, मैंने अपने सारे प्रीमियम जो है टाइम पे भरे थे, ये वह सारी चीज़ें सब जो उनकी अपनी हैं दलीलें, वो ये है कि भाई हमारे साथ जो है चीट किया है इंश्योरेंस कंपनी। वो कोई सी भी हो सकती है, LIC हो सकती है, महिंद्रा कोटक हो सकती है, कोई भी कंपनी इंश्योरेंस की हो सकती है जिसकी सर्विसेज से कस्टमर सेटिस्फाई ना हो। तो इसके लिए जो है तो वो किसका दरवाज़ा खटखटा सकता है, IRDA का खटखटा सकता है। हालांकि ये पहला स्टेप नहीं है, इससे पहले भी इसके नीचे भी कुछ सेक्टर्स है जिनमें जो है पहले कंज्यूमर को अपनी कंप्लेंट जो है फिल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कहीं और नहीं बात बनती तो अल्टीमेटली जो है सोल्यूशन वो है आपका IRDA ही देखता है। और ऐसा कई बार हुआ है कि इंश्योरेंस में डिस्प्यूट के मामले में कई बार महिंद्रा को भी फाइन लगा है और ICICI को भी लगा है, लगते रहते हैं कई बार जब कस्टमर जो है सेटिस्फाई नहीं है इनकी सर्विसेज से। तो IRDA के पास इतनी पावर है कि वो जो है इंश्योरेंस कंपनी को फाइन कर सकती है, लीगल जो है एक्शन ले सकती है उनके अगेंस्ट। तो ये जो है IRDA है आपका थर्ड नंबर पे। तो फर्स्ट हमारा ये था, सेकंड हमारा सेबी था, फर्स्ट RBI, सेकंड सेबी, थर्ड हमारा IRDA था और फोर्थ हमारा जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेगुलेशंस ऑफ पेंशन। जितनी भी टाइप्स की पेंशन हम आप देखते हो इधर हमारे आसपास, जैसे विधवा पेंशन है, बुढ़ापा पेंशन है, जो दिव्यांग को मिलती है वो पेंशन है, इनके मामले में जो है अगर कोई गड़बड़ होती है कि मान लीजिए कि कई बार पेंशन बीच वाला आदमी खा जाए, या बहुत सारे हम चीज़ें देखते थे कि जिसको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, या ये भी हो सकता है कि पेंशन है 2000 और जो बेनिफिशियरी है उसको सिर्फ 1 ही 1000 मिल रही है। तो इन सारी प्रॉब्लम को भी कौन देखेगा, वो देखेगा हमारा PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसके साथ जो है डील करता है, अगर इसमें कुछ फ्रॉड है या डिस्प्यूट है तो उसे जो है यही डील करेगा। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, ये है आपका DIPP। इसका काम क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑन FDI। बहुत इंपॉर्टेंट है कि FDI किस सेक्टर में कितना होना चाहिए, कब कम कर देना चाहिए, कब ज़्यादा कर देना चाहिए, किसके साथ जो है हम FDI में अच्छा काम कर रहे हैं, किसके साथ नहीं कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है ये कौन देखता है, DIPP, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। अब आगे चलते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम की बात कही है इन्होंने, डिफिकल्टी विद सेक्टर बेस्ड
फाइनेंशियल रेगुलेशन की जो है देखो प्रॉब्लम भी होती है बहुत जगह पे। कई बार हम ये भी कई बार ये भी देखने को मिलता है कि सेबी ने कुछ अपने राइट्स का मिसयूज किया है, या जो कंपनीज है, मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कंपनी है, अगर वो उसको लगता है कि भाई आईआरडीए ने मेरे साथ गलत किया है, कस्टमर की ही गलती थी, तो वो भी एक जो है डिस्प्यूट का मामला है। तो कई बार क्या होता है कि केस भी इसके अगेंस्ट फिलअप हुए हैं, जैसे सेबी है, आईआरडी है, तो ये डिस्प्यूट भी चलते ही रहते हैं। मिसिंग मार्केट की पहले भी हम बात की थी एक बार। लिमिट फोकस ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि आजकल के जितने भी हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं, कहीं ना कहीं वो ये कह सकते हैं कि उनका ज़्यादा जो झुकाव है वो ज़्यादा हो सकता है कि कस्टमर ओरिएंटेड दिखते हैं कहीं पर हमारे जो लोग हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें जो है अगर किसी भी बिजनेस को ठीक से चलना है तो उसमें दोनों पार्टी के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है अच्छा होना चाहिए। ना तो कोई पॉलिसी पूरी तरह से जो है कस्टमर फ्रेंडली होनी चाहिए, ना ही ओनर फ्रेंडली होनी चाहिए। उन दोनों के बीच का एक बैलेंस होना चाहिए, कि जिससे जो है कस्टमर और जो प्रोड्यूसर है या जो अपना ओनर है कंपनी का, उन दोनों के गोल जो है सेटिस्फाई हो सके। तो अगली बात आई है लैक ऑफ कंपटीशन। इसमें उन्होंने क्या कहा है लैक ऑफ कंपटीशन में, द फाइनेंशियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इनबिल्ड्स कंपटीशन एंड इनोवेशन, रेगुलेटर्स इन इंडिया हैव ऑफन बीन रिलुकेंट टू ग्रांट परमिशन फॉर न्यू बिजनेस टू ऑपरेट। ये एक बहुत ही गलत चीज़ है कहीं ना कहीं, कि यहाँ पे हेजिटेशन है। जैसे आईआरडी के लिए कोई अलग कंपनी आती है बाहर से और कहती है हम यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का काम करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हेजिटेशन है, उसको एकदम से अप्रूवल नहीं मिलेगी। मतलब कोई भी अगर कोई एफडीआई करना चाहता है तो उसके लिए इतना इजी नहीं है प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं ये जो है कंपटीशन को कमी कर रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे जो है इंश्योरेंस कंपनी गिना दो कितनी है, तो हार्डली मुश्किल से 10 या 12 हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ यूएसए की या डेवलप नेशन की, स्विट्जरलैंड की, सिंगापुर की, तो वहाँ की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है हंड्रेड्स में है। हालांकि वो दोस्त हमसे छोटे हैं, लेकिन वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज़्यादा है, और हमारे यहाँ पे डबल डिजिट में ही है मुश्किल से। तो इसका रीज़न क्या है कहीं ना कहीं, कि ये जो है लैक ऑफ कंपटीशन को शो करता है, कि भाई कंपटीशन ही नहीं है। अब अगर आज हमको सस्ते मोबाइल मिल रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, कि भाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा है मोबाइल मार्केट में, और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट हम कंज्यूमर को मिलता है। तो सेम यूएसए में है, यूएसए में भी ऐसा ही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है कंपनी के बीच में। तो वो जो है इजी ईएमआई है, सस्ते सस्ती ईएमआई है, और इंश्योरेंस है, प्रीमियम है, कम से कम देना पड़ता है, बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो है लैक ऑफ कंपटीशन है, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ न्यू एंट्री इन दीज एरिया। कि न्यू एंट्री को आने नहीं दे रहे, आएंगे से पहले उनसे बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, वो सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। फिर है फाइनेंशियल रिप्रेशन। इनने कहा कि इन द एरिया ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग रेगुलेशन रिक्वायर दैट फाइनेंशियल फर्म allocate a part of their asset toward investment in government bonds. Bank, insurance company and pension funds are required to place part of their assets in government bonds. The close motivation for such an arrangement could be prudential regulation where investment in government security is motivated by need for safety and soundness. The arrangement is inconsistent with the approach toward financial regulation adopted in OECD countries. ये कह रहे हैं कि भाई फाइनेंशियल रिप्रेसेशन में यही है कि भाई जो भी ये हमारे रेगुलेटर्स हैं, ये भी अपना कुछ पार्ट जो है गवर्नमेंट की बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इनकी विलिंगनेस पे डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पब्लिक फाइनेंस में भी हमने पढ़ा है, सोर्स ऑफ मार्केट फेलियर, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री या एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन हम पढ़ते ही आ रहे हैं, कि जब इंफॉर्मेशन जो है एक एंड से दूसरे एंड तक एज इट इज़ नहीं पहुंचती या ठीक टाइम पर नहीं पहुंचती, तो उससे भी जो है मार्केट क्रैश हो जाती है या मार्केट फेलियर हो जाता है। सेकेंड इन्होंने दिया है एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में exert significant influence over prices leading to the potential exclusion of other willing participants.
अब ये देखो एक सोचने वाली बात है, इस पे थोड़ा हम डिस्कस डिटेल में कर सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे LIC कंपनी हमारी, इंश्योरेंस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी है। अब बिग प्लेयर तो है ही है, उसके बाद उसको एफिशिएंट है वो, कस्टमर को ट्रस्ट ज़्यादा है LIC पे। लेकिन इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं जो है LIC इस चीज़ का कई बार मिसयूज भी कर सकती है। वो कैसे, कि जो छोटे प्लेयर है, जो जिन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में अभी भी पाँव रखा है या जो न्यू एंट्री है, उनको जो है वो वाइप आउट करने की कोशिश कर सकती है। और वो कैसे भी हो सकता है, उनकी मार्केट स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि वो जो है किस तरीके से अपने उस न्यू एंट्रेंट्स को वाइप आउट करना चाहती है मार्केट से। तो ये सब जो है इल प्रैक्टिस है, ठीक है। और ये जो है एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर कहता है कि जब बड़ी मछलियाँ छोटी मछली को खाने लग जाए, ये तब की बात है। और वैसे भी इंश्योरेंस सेक्टर में कंपटीशन कम होने की वजह यही है कि कुछ जो कंपनीज है वो बहुत बड़ी प्लेयर है, जो छोटी कंपनी को आने ही नहीं देती इंश्योरेंस सेक्टर में। इसलिए हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी जो है डबल डिजिट में है मुश्किल से। उसके बाद जो बात करें रिस्क अटैच टू फाइनेंशियल प्रॉमिसेस हैं, इनमें यही है कि भाई हमारे जो प्रोमिसेस होते हैं कई बार, वही एटीट्यूड इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि भाई हम कैसे जो है उस चीज़ को कैसे जो है उस चीज़ को देख रहे हैं। एक तो कोई चीज़ इनिशिएट हुई है और एक जो कोई चीज़ एग्जीक्यूट हुई है, दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट उसके बाद है नेगेटिव एक्सटर्निटी। नेगेटिव एक्सटर्निटी के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है कि जब दो पार्टी के बीच में कोई डील होती है और उससे कोई थर्ड पार्टी इफेक्टेड होती है, तो उससे वो क्या है, आपकी नेगेटिव एक्सटर्निटी है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है मार्केट फेलियर का। तो इनमें बहुत सारी बातें आपने पहले पढ़ी हुई है, तो ऐसे यही ना, देखो एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। उसके बाद है फिर आपका पब्लिक गुड्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, फिर है आपका अप्रोच टू फाइनेंशियल रेगुलेटर, एंड देन मार्केट कंडक्ट इंटीग्रेटेड रेगुलेशन। उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म स्टेट ऑफ प्रोग्रेस, कि जो हमारा IFC जो इंडियन फाइनेंशियल कोड था, उसकी क्या क्या जो है ड्राफ्ट है या वो कैसे डील करता है इसमें, वो सब भी आपको इसमें आपको ध्यान से पढ़ना है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है 4th यूनिट का। तो ये इसमें आपके सारे टॉपिक जो हैं क्लियरली शो हो रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें इसमें देखनी। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रोथ ऑफ कैपिटल की, जैसे नेक्स्ट टॉपिक है, हम वो भी जो है ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है 4th का, इंडिया कैपिटल मार्केट ग्रोथ। ये हमारी जो मार्केट ग्रोथ है वो कैसे हुई है, कैपिटल मार्केट, खासकर कैपिटल मार्केट की ही हमें बात करनी है। देखो 1991 से पहले तो कुछ भी नहीं था, या जो भी था वो जो है अंडर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन 1991 के बाद जब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए या फिजिकल रिफॉर्म्स हुए, उसके बाद जो है एकदम से हमें कैपिटल मार्केट की ग्रोथ में बूम देखने को मिला।
ये देखिए 1991 के पहले की सिचुएशन है कि हमारे जो कैपिटल मार्केट ग्रोथ रेट थी वो कैसी थी। तो एक तरफ आप देख रहे हो कि इंक्लाइनिंग ट्रेंड है, लेकिन जो ये ट्रेंड है वो उस स्पीड से नहीं है। मतलब जो आप ये ट्रेंड देख रहे हो ये वाला, इसमें इंक्लाइनिंग तो है, लेकिन कहीं आप देख रहे हो ऊपर नीचे जो है। तो इसमें जो आपका डिफरेंस है, ये इसमें आप मार्जिनल रेट जो आप कह लीजिए, वो जो है काफ़ी कम का है ईयर बाई ईयर। और इसकी बात करें तो ये जो ट्रेंड आपका डिक्लाइनिंग शो कर रहा है, तो इसलिए जो है हमारी कैपिटल मार्केट जो है, मैंने कहा था कि अंडर परफॉर्म कर रही थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म होने के बाद काफ़ी चीज़ें जो है हमारी बदली है। एक बार ये डेटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस सेक्टर फ्रॉम 1951 टू 52 टू 91 टू 92, कि कैसे कैसे किन सेक्टर ने कितना जो है इसमें ग्रो किया है। तो पहले जो बात कर लेते हैं हमारी, ये हमारा ट्रेंड है ऐसे, इस तरफ इन्होंने इसको शो किया हुआ है, ये ऐसे शो हुआ है। तो देखिए बैंकिंग का देखिए कैसे कैसे इन्होंने सेक्टर शो किया हुआ है। पहले हमारा जो है 15%, फिर 38, फिर 50, फिर 54, फिर 35, फिर 20, फिर 29, फिर 37, फिर 10। अब आप ये देख रहे होंगे कि कैपिटल मार्केट में बैंकिंग कुछ टाइम के लिए बढ़ी, फिर कम हुई। इसके पीछे रीज़न क्या था कि पहले जो है बैंक से ज़्यादा इसमें कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते थे या रोल प्ले करते थे, लेकिन उस टाइम पे अदर जो है, अदर का इतना बड़ा रोल नहीं था उस टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बढ़ा, देखो ये यहाँ पे इनका शेयर जो है इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि बैंकों का पार्ट जो है कम हो रहा है। तो हमें यहाँ पे ये भी देखना है कि जैसे जैसे अदर फाइनेंशियल सेक्टर्स इंस्टीट्यूशन जो है ग्रो कर रहे हैं, वैसे वैसे बैंकिंग का पार्ट जो है कम होता जा रहा है। फिर बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, या गवर्नमेंट ने कैसे कैसे हमारा जो है इसमें परफॉर्म किया है। डेफिसिट भी इन्होंने शो किया कि भाई डेफिसिट इन्होंने कैसे डील किया है। तो गवर्नमेंट का डेफिसिट तो बढ़ नहीं पाई है, ये देखिए आपका ट्रेंड सिर्फ लास्ट के 2 साल में ये नेगेटिव शो कर रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 91 92 में। तो इसलिए ये इसको शो कर रहा है कि डेफिसिट जो था वो कम हुआ है। उसके बाद ये हमारे हाउस होल्ड सेक्टर है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, अदर है, डिफिसिट फाइनेंस बाय इंस्ट्रूमेंट है, करेंसी में कैसे किया गया, सिक्योरिटीज में कैसे, लोन्स में कैसे, ट्रेड क्रेडिट में कैसे, और ये कुछ मिसलेनियस है, इसमें कैसे कैसे ये हुआ है। तो बेसिकली ये जो आपका टॉपिक है, ये सारा जो है हमारा डेटा बेस्ड टॉपिक है। तो इसमें आपको थोड़ा डेटा याद रखना पड़ेगा। कंक्लूजन के तौर पे हम यही कह सकते हैं कि भाई जो है 80s के दौर में तो हमारे कैपिटल मार्केट ने जो है रैपिड ग्रोथ नोट की थी। इकोनॉमिक रिफॉर्म होने के बाद भी चीज़ें काफ़ी बदली हैं। लेकिन 2007-8 की बात करें तो जब थोड़ा सा हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन हुई थी, तो कैपिटल मार्केट पे उसका कम ही असर पड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे उसका असर नहीं पड़ा था। तो आज हम बस, हाँ, आ जाइए, हमारा इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस यहीं पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 2-3 मई के आसपास में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जिनको आपको काफ़ी केयरफुली पढ़ना है और उसको ध्यान से एनालाइज भी करना है। ठीक है, तो ये आपका इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे जो अदर सब्जेक्ट है उसकी भी हम बात करेंगे, उसकी अलग से लेक्चर सीरीज में प्रिपेयर करेगा हम। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।